प्रशांत महासागर के अनंत नीले सन्नाटे के बीच एक सूना पथरीला द्वीप पिटकेर्न। एक अचानक आए तूफान ने रास्ता बदल दिया और ब्रिटिश शिक्षक थॉमस रेवर अपनी 21 वर्षीय छात्रा एलिना के साथ एक छोटी आपातकालीन नाव में बहते बहते यहां आ लगे। नाव का रेडियो टूट चुका था, सिग्नल बिल्कुल नहीं। लहरें इतनी उग्र थीं कि वापस मोड़ने की कोई संभावना नहीं बची। थॉमस लगातार आसमान को टटोलता रहा। क्या कोई हमारी तलाश भी कर रहा होगा? द्वीप पर पांव रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह किसी मानचित्र में तो होगी, पर असलियत में यह दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। कोई इंसानी आवाज नहीं, कोई नाव नहीं, बस हवा और समुद्र की गूंज। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ही सवाल जो दोनों के मन में उठ रहा था, क्या किसी को पता भी है कि हम अब इस दुनिया में मौजूद हैं या नहीं? द्वीप पर कदम रखते ही मानो पूरी दुनिया थम गई हो। चारों ओर बस तेज हवा का शोर और दूर से आती समुद्र की भारी गर्जना। न कोई रास्ता, न कोई झोपड़ी, न कोई नाव, कुछ भी नहीं जो इंसानी मौजूदगी का संकेत दे सके। थॉमस ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन हर दिशा में सिर्फ काली चट्टानें और सूखी झाड़ियों का फैलाव था। एलिना ने धीमे से पूछा, क्या यहां कोई रहता भी है? थॉमस ने जवाब देने से पहले कुछ देर सुना, जैसे किसी हल्की आवाज की उम्मीद कर रहा हो, पर वहां कुछ नहीं था। न कोई कदमों की धड़क, न कोई बोलती हुई जबान, सिर्फ एक ऐसी खामोशी जो भीतर तक कचोट दे। दिन ढला, सूरज समंदर में उतर गया और अंधेरा पूरे द्वीप को निगलने लगा। दोनों ने उम्मीद की कि रात होने से पहले कहीं दूर कोई रोशनी दिखेगी, पर नहीं। रात गहरी हुई और जवाब वहीं रहा। इस द्वीप पर शायद सच में कोई नहीं था। द्वीप पर पहला बड़ा मुद्दा था पानी। धूप सिर पर जल रही थी, होंठ सूख रहे थे और किसी भी दिशा में मीठे पानी का कोई साफ संकेत नहीं था। थॉमस चट्टानों के बीच घूमते घूमते एक संकरी दरार तक पहुंचा, जहां से धीमी धार में पानी रिस रहा था, लेकिन पानी धुंधला, मिट्टी मिला हुआ, पीने लायक बिल्कुल नहीं दिखता था। वह बोला, एलिना, पी लें? एलिना ने पानी को सूंघा, उसके रंग को देखा। क्या यह सुरक्षित होगा? थॉमस ने कंधे उचकाए। अगर नहीं पिया तो अगले कुछ घंटों में हालत और खराब होगी। कोई और विकल्प नहीं था। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया। पहले तो सब ठीक लगा, पर कुछ ही देर बाद सिर भारी होने लगा, जैसे हल्का चक्कर आने वाला हो। एलिना ने थॉमस की तरफ देखा। ये हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? थॉमस चुप रहा। क्या पानी में कुछ था, या भूख प्यास की थकान उन्हें ऐसा महसूस करा रही थी? दोनों के मन में पहला अनजाना डर अब जगह बनाने लगा था। अगली सुबह भूख ने सबसे पहले हमला किया। पेट में लगातार तेज क्रैम्प हो रहे थे, जैसे शरीर अब चेतावनी दे रहा हो कि समय कम है। थॉमस और एलिना समुद्र किनारे पहुंचे। उम्मीद थी कि ज्वार उतरने पर कुछ खाने लायक मिल जाए। उन्होंने नुकीले लकड़ी के टुकड़े से मछली पकड़ने की कोशिश की, पर पानी उथला था और मछलियां बेहद तेज। कई बार कोशिश के बाद सिर्फ 2 छोटी, मुश्किल से हथेली भर मछलियां मिली। एलिना ने मायूस होकर कहा, क्या इतने से गुजारा हो जाएगा? थॉमस ने कमजोर मुस्कान दी। कम से कम जिंदा रहने लायक तो है। दोनों जानते थे यह केवल शुरुआत है। अगर रोज इतना ही मिला तो अगले कुछ दिनों में हालत और बिगड़ सकती थी। समुद्र शांत था, लेकिन भीतर से दोनों को महसूस हो रहा था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। दोपहर तक सूरज इतनी तेजी से तपने लगा कि दोनों को किसी छांव की सख्त जरूरत थी। द्वीप की चट्टानों के बीच घूमते हुए उन्हें पुरानी लावा टनेल जैसी गुफाएं मिली, लंबी, ठंडी और अंदर से बिल्कुल शांत। शुरुआत में यह जगह सुरक्षित लगी, पर कुछ कदम अंदर जाते ही वातावरण बदल गया। ठंडक तो थी, लेकिन साथ ही एक अजीब बेचैनी, जैसे हवा भी स्थिर न होकर कुछ छिपा रही हो। एलिना ने दीवारों पर हाथ फेरा और पूछा, क्या लगता है यहां पहले कोई रहता था? थॉमस ने सिर्फ दीवारों को देखा। उन पर हल्की हल्की पुरानी खरोंचें थीं, सीधी टेढ़ी, कहीं गहरी कहीं हल्की। न किसी जानवर के पंजे जैसी, न किसी औजार के सीधे निशान। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर बाहर की ओर देखने लगा, क्योंकि उसके मन में भी वही सवाल उठ रहा था। ये निशान यहाँ किसने और कितने समय पहले बनाए थे? गुफा में बिताई गई पहली ही रात बेचैन कर देने वाली थी, लेकिन असली मुश्किल अगली 3 लगातार रातों में सामने आई। बाहर समुद्री हवाएं चट्टानों से टकराकर ऐसी आवाजें बना रही थीं जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। गुफा की छत से कहीं कहीं बूंदें टपकती और वह टप टप अंधेरे में
और डरावनी लगती। दूसरी रात आधी होने तक बाहर से कोई घसीटने जैसी ध्वनि आई, धीमी, लंबी, जैसे कोई पत्थरों के बीच कुछ ले जा रहा हो। एलिना ने घबराकर फुसफुसाया, क्या ये कोई जानवर है? थॉमस कुछ सेकंड सुनता रहा। शायद या बस चट्टानें खिसक रही हों। पर एक बात साफ थी, वे दोनों बाहर झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगर सच में कोई जंगली जानवर था तो टॉर्च और हथियार के बिना बाहर जाना मतलब खुद को खतरे में डालना। तीसरी रात तक नींद लगभग गायब हो चुकी थी। हर आवाज, हर सरसराहट उन्हें एक ही सवाल में धकेल रही थी, क्या हम यहाँ सच में अकेले हैं या हमें लग रहा है? खाद्य तलाशते समय एलिना एक ढलान पर फिसल गई। गिरने के बाद उसके टखने में तेज दर्द उठा और चलना लगभग असंभव हो गया। थॉमस ने उसे पास की एक समतल चट्टान पर बैठाया और कहा, तुम यहीं रहो, मैं खाना और लकड़ी लेकर आता हूं। अब शिकार, पानी उबालना, जलावन इकट्ठा करना, सब उसकी अकेली जिम्मेदारी बन गया था। वह करीब 1 घंटे बाद लौटा, थका हुआ लेकिन राहत के साथ कि एलिना सुरक्षित होगी। लेकिन पहुंचते ही उसकी नजर चट्टान के नीचे की गीली रेत पर गई। वहां कुछ पैरों जैसे निशान थे, गोल, छोटे, लेकिन इंसानी पैरों से अलग आकार के। थॉमस कुछ पल ठहर गया। ये क्या है? एलिना ने दर्द में बैठे बैठे कहा। क्या हुआ? थॉमस ने निशान की ओर देखा, पर कुछ बोला नहीं। हो सकता था बारिश की बूंदों, हवा और रेत की वजह से कोई आकृति बनी हो, या फिर यह सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम। फिर भी वो एक सवाल लेकर चुपचाप बैठ गया। अगर यह निशान किसी का नहीं था तो फिर यह बना कैसे? शाम होते होते आकाश अचानक काला पड़ने लगा और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान द्वीप पर टूट पड़ा। तेज हवाएं गुफा के मुहाने से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थीं मानो कोई बड़े पत्थर घसीट रहा हो। गुफा के अंदर पानी तेजी से भरने लगा। थॉमस ने तुरंत एलिना को उठाया और उसे ऊपरी सुरक्षित पत्थरों पर बैठाया। उसके टखने में दर्द था, लेकिन वह भी समझ रही थी कि यह रात आसान नहीं होने वाली। आसमान में बिजली चमकती और हर बार गुफा का अंदरूनी हिस्सा एक पल के लिए साफ दिखाई देता। उसी एक पल में थॉमस ने देखा, गुफा की मोड़ के पीछे कुछ हिलता हुआ। वह रुका, ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन बिजली बुझते ही सब फिर अंधेरा। एलिना ने डरते हुए पूछा, क्या देखा आपने? थॉमस ने कहा, शायद सिर्फ हवा से हिलती छाया होगी। पर सच यह था, उसे खुद नहीं पता कि वह जानवर था, चट्टान थी या सिर्फ तूफान का खेल। लेकिन वह एक छोटा सा पल दोनों के दिमाग में गहरी तरह से बैठ गया। क्या गुफा में वे सचमुच अकेले थे? कुछ ही दिनों में स्थिति और खराब हो गई। भोजन लगभग खत्म था। समुद्र में पहले मिल जाने वाली छोटी मछलियां अब दिख भी नहीं रही थी, मानो ज्वार उन्हें अपने साथ ले गया हो। थॉमस रोज नई जगह कोशिश करता, लेकिन खाली हाथ ही लौटता। कभी कभी चट्टानों की दरारों में समुद्री पक्षियों के अंडे मिल जाते, पर इतने कम कि 2 लोगों का पेट भरने की उम्मीद भी नहीं बचती थी। एलिना लगातार कमजोर हो रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या कोई हमें ढूंढ भी रहा होगा? थॉमस कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हो सकता है, पर यह महासागर बहुत बड़ा है। वह बात उसने सांत्वना देने के लिए कही थी, लेकिन सच यह था कि अंदर से उसे भी पता था, इस विशाल समुद्र में एक छोटी नाव का गायब होना लगभग हमेशा बिना निशान के ही होता है। दोनों ने चुपचाप क्षितिज की ओर देखा। वहां सिर्फ पानी था, और उस पानी जितनी ही गहरी उनकी भूख और अनिश्चितता। सुबह का आसमान साफ था और सूरज समुद्र पर एक लंबी सुनहरी लकीर डाल रहा था। इसी बीच एलिना ने अचानक थॉमस का हाथ पकड़ लिया। देखिए, वहां क्षितिज पर एक छोटी काली आकृति तैरती हुई दिख रही थी। आकृति लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। क्या वह नाव थी? दोनों अचानक उम्मीद से भर गए। थॉमस ने तेजी से सूखी टहनियों का ढेर बनाया और कपड़ा फाड़कर आग लगाई ताकि धुआं निकल सके। एलिना पास खड़ी रही, आंखें उसी दिशा पर टिकाए हुए। कुछ मिनट तक वह काली आकृति वहीं दिखती रही, फिर धीरे धीरे धुंधली हुई और पूरी तरह गायब हो गई। एलिना ने घबराकर पूछा, क्या वो सच में नाव थी? थॉमस लंबे समय तक समुद्र को देखता रहा। शायद, या हो सकता है हमने किसी चट्टान को ही नाव समझ लिया हो। आखिरकार जब इंसान उम्मीद पर टिके हो तो दूर की हर चीज भी उम्मीद जैसी ही लगने लगती है। दिन बीतते गए और अकेलापन अब दोनों के बीच धीरे धीरे दीवार जैसा बनने लगा था। भूख, डर, अनिश्चितता, इन सब का असर उनके व्यवहार पर दिखने लगा। एक शाम एलिना अचानक भड़क उठी, आप ही हमें यहां लाए,
आपकी वजह से हम फंसे हैं। थॉमस कुछ सेकंड उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान और टूटे हुए भरोसे की परछाई थी। वह धीरे से बोला भी नहीं। क्या सचमुच यह उसकी गलती थी, या यह सब सिर्फ एक हादसा था जिसे कोई रोक नहीं सकता? एलिना की बातों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया, मानो उसके कंधों पर अचानक कोई अदृश्य बोझ डाल दिया गया हो। द्वीप पर इंसान सिर्फ 2 थे, और अब लगता था कि वे एक दूसरे से ही दूर होने लगे हैं। रात गहरी थी, हवा शांत, और गुफा के भीतर सिर्फ आग के धीमे चटखने की आवाज। उसी शांत माहौल में अचानक बाहर से भारी कदमों जैसी ध्वनि आई, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। थॉमस तुरंत उठ खड़ा हुआ। एलिना घबराकर बोली, "यह क्या था?" दोनों चट्टानों के पीछे दुबक कर बाहर झांकने लगे। कुछ पलों तक आवाज जारी रही, फिर अचानक थम गई। थॉमस ने सावधानी से बाहर जाकर देखा। गुफा के मुहाने पर न कोई जानवर, न कोई टूटे पैरों के निशान, न कोई हलचल, कुछ भी नहीं। जब वह वापस आया, एलिना की सांसें तेज थीं। अगर यहां कोई नहीं है तो आवाज किसकी थी? दोनों के दिमाग में एक ही डर घुसता जा रहा था। क्या हम गलत सुन रहे हैं? क्या हमारा मानसिक संतुलन टूटने लगा है? या इस खामोश द्वीप में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? उस रात दोनों लगभग जागते ही रहे। अगली सुबह खाने की तलाश में थॉमस समुद्र किनारे दूर तक निकल गया। रेत पर फैले टूटे शैवाल और बहकर आए टुकड़ों के बीच उसे कुछ सफेद सा दिखाई दिया। वह पास गया तो देखा एक टूटा हुआ प्लास्टिक कंटेनर, हल्का सा धुला हुआ, लेकिन उस पर लिखे शब्द साफ दिखाई दे रहे थे, रिसर्च बेस 21, साउथ पैसिफिक। थॉमस कुछ देर उसे घूरता रहा। अंग्रेजी में लिखा होना अपने आप में एक संकेत था, मतलब इस द्वीप के आसपास कभी कोई रिसर्च टीम काम करती थी। वह कंटेनर लेकर लौटा तो एलिना की आंखों में हल्की उम्मीद चमकी। क्या इसका मतलब यहां कोई स्टेशन होगा? थॉमस ने सिर हिलाया। होगा, पर कहां? और क्या वो अभी भी सक्रिय है या छोड़ा जा चुका? द्वीप छोटा था, फिर भी चट्टानों, पहाड़ियों और जंगल जैसे घने हिस्से कई थे। कंटेनर ने उम्मीद तो दी, लेकिन एक नया सवाल भी, अगर बेस पास था तो उसे छोड़ा क्यों गया? एलिना की हालत अब तेजी से बिगड़ रही थी। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। थॉमस समझ गया, अगर अब कुछ नहीं किया तो दोनों ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं उस रिसर्च स्टेशन को ढूंढने जा रहा हूं, शायद वहां रेडियो मिल जाए। एलिना ने डर के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। अगर आप वापस नहीं आए तो? थॉमस कुछ पल चुप रहा। वह बाहर दिखने वाले खतरे से ज्यादा भीतर उठ रहे सवालों से घबराया हुआ था। धीरे से बोला, अगर मैं नहीं लौटा तो तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। एलिना की आंखें भीग गईं। वह जानती थी कि यह फैसला उसके लिए कितना जोखिम भरा है। घना जंगल, खड़ी चट्टानें और किसी भी दिशा में मदद का कोई भरोसा नहीं। थॉमस ने गुफा की ओर आखिरी बार देखा। क्या वह सच में लौट पाएगा, या यह उसकी एकतरफा यात्रा बनने वाली थी? इन सवालों का जवाब सिर्फ रास्ते में कहीं छुपा था। थॉमस सुबह सुबह निकल पड़ा और पूरे दिन जंगल के भीतर भटकता रहा। जगह जगह घना झाड़ झंखाड़ रास्ता रोकता। कुछ जगहों पर जमीन इतनी नरम थी मानो बरसों से किसी ने कदम ही न रखा हो। चलते चलते उसे टूटे पेड़ों के बीच जंग खाए लोहे के टुकड़े, बिखरे हुए पुराने ड्रम और कुछ आधे दबे हुए ढांचे मिले। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कभी किसी ने कुछ बनाया था, शायद छोटा कैंप या सर्वे उपकरणों का कोई सेटअप। लेकिन अब सब खंडहर की तरह था। कोई साफ निशान या ताजी हलचल नहीं, बस समय और मौसम से टूटी सूखी चीजें। थॉमस जितना आगे बढ़ता उतना ही सवाल भारी होता जाता। अगर यहाँ बेस था तो इसे ऐसे ही यूं अचानक क्यों छोड़ दिया गया, और कब? जंगल की खामोशी में यह सवाल और भी तेज गूंज रहा था, मानो जवाब कहीं पास ही था, पर खुद को दिखाने से झिझक रहा था। 2 दिन की लगातार तलाश के बाद थॉमस एक छोटी पथरीली पहाड़ी तक पहुंचा। ऊपर पहुंचते ही उसे जंग खाए लोहे का एक टूटा हुआ दरवाजा दिखा, मानो यह किसी पुराने शेड का हिस्सा हो। पास जाकर उसने देखा, यह एक रेडियो हाउस था जो आधा धंसा और आधा खुला हुआ खड़ा था। अंदर घुसते ही उसकी नजर एक बड़े जंग लगे ट्रांसमीटर पर पड़ी। स्विच टूटे हुए, तारें बाहर निकली हुई, लेकिन मशीन अब भी पहचान में आ रही थी। जिस चीज ने उसे रोक दिया वह उसके बगल में पड़ा एक पुराना फोल्डर था। उस पर साफ लिखा था, इवैक्यूएशन बायो रिस्क लेवल 3। थॉमस का दिल एक पल को रुक गया। फाइल में सिर्फ कुछ पन्ने थे, लेकिन शब्द साफ थे। इस द्वीप को एक अज्ञात बायो रिस्क के कारण
अचानक खाली कराया गया था। उसके हाथ कांपने लगे। मतलब यहां कोई बीमारी, कोई संक्रमण या कुछ और जिसकी वजह से सबको भागना पड़ा। एक सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा, क्या यह जगह शुरू से ही इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं थी और वे दोनों अब उसी खतरे के बीच फंसे थे? थॉमस ने घंटों मेहनत के बाद पुराने ट्रांसमीटर के तार जोड़े, टूटे स्विचों को सेट किया और किसी तरह रेडियो को चालू करने में सफल हुआ। कई बार कोशिश के बाद आखिर एक कमजोर सिग्नल बाहर गया। शायद कोई सुने, शायद नहीं। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन दोपहर में आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। न्यूजीलैंड रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ चुकी थी। एलिना कमजोर थी लेकिन जिंदा, थॉमस भी। दोनों को स्ट्रेचर पर उठाकर हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। उड़ान के दौरान एक अधिकारी ने कहा, यह द्वीप 12 साल पहले पूरी तरह खाली करा दिया गया था। एलिना ने थकी आवाज में पूछा, क्यों? अधिकारी चुप रहा। उसने नजरें फेर लीं, मानो वह जवाब देना चाहता हो पर दे नहीं सकता। थॉमस ने मन में सवाल दोहराया, क्या रेडियो हाउस में मिला फोल्डर सच था? क्या वास्तव में यह जगह किसी खतरनाक कारण से छोड़ी गई थी? बच तो गए थे, लेकिन अब वे एक ऐसी सच्चाई के करीब पहुंच चुके थे जो उन्हें और भी असहज कर रही थी। न्यूजीलैंड पहुंचते ही सरकारी अधिकारियों ने दोनों को अलग कमरों में ले जाकर पूरी घटना पर सख्त चुप्पी लगाने को कहा। थॉमस को स्पष्ट चेतावनी मिली, आप यहां जो भी हुआ किसी से नहीं बताएंगे। एलिना को भी बिना किसी स्पष्टीकरण के अलग ले जाया गया। कुछ महीनों बाद थॉमस को एक आधिकारिक रिपोर्ट दी गई। एलिना लापता है। कहा गया कि घर लौटते समय वह अचानक गायब हो गई, बिना किसी निशान के। थॉमस के मन में सवाल और गहरे होने लगे। एलिना आखिरी दिनों में इतनी बीमार क्यों पड़ रही थी? क्या सच में उस द्वीप पर कोई बायोरिस्क था, या किसी ने उस फोल्डर की बात सच साबित करने के लिए उसे हटा दिया? वह आज तक सोचता है, गुफा के बाहर जिन कदमों की आवाज हम सुनते थे, क्या वह हमारा भ्रम था या कोई हमें वहां से दूर करने का इंतजार कर रहा था? सच आज तक किसी को नहीं पता।